हाय एवरीवन, आई लर्न में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 का स्पीकिंग एंड राइटिंग के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे उसके लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। नाउ इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में राइटिंग एक्सरसाइज है जहाँ पे आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखना है। एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखना इज़ अ वेरी गुड स्किल। एंड अगर आपको लग रहा है कि अगर आप न्यूज़पेपर एजेंसीज में काम नहीं करेंगे, जर्नलिज्म में नहीं जाएंगे, आगे ऐसा करियर नहीं लेंगे, तो मेरे लिए ये स्किल इंपॉर्टेंट नहीं, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ को ऐसे ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखना चाहिए, बिकॉज बहुत सी स्किल्स जो है ट्रांसेंड करती हैं, अपनी बाउंड्री से बाहर जाके दूसरी चीज़ में भी यूज़ होती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि आई स्पीक गुड इंग्लिश, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बच्चों को सिर्फ अच्छा पढ़ा पाऊंगा। अगर मैं अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ तो मैं इस स्किल का इस्तेमाल अलग अलग जगह पे कर सकता हूँ। अपनी जॉब में प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी कॉज के लिए स्पीच दे रहा हूँ तो मैं वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, इस अगर मेरे ऑडियंस जो है वो इंग्लिश ही समझती है तो। या अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इंटरनेशनली, तो अगर मैं अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ, अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो मैं आसानी से वहाँ ट्रैवल कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने बिन नहीं किया इस टैलेंट और ये स्किल को एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि मैं, क्योंकि स्कूल में मुझे अच्छे एग्जाम्स में मार्क्स चाहिए तो मैं इसके लिए पढ़ूंगा, या मुझे आगे जर्नलिज्म लेना है तो मैं उसी लिए न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग वाली स्किल लूंगा, ऐसा नहीं है। आज आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग पॉपुलर है। इनफैक्ट अराउंड अ डेकेड से ये इम्पोर्टेंट स्किल हो गई है। तो ब्लॉगिंग में भी मोर और लेस लोग क्या करते हैं, अपने रेगुलर लाइफ में जो भी इवेंट्स है उनको बताते हैं। तो इट इज़ लाइक ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंड डायरी राइटिंग, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप आर्टिकल राइटिंग करेंगे, इनफैक्ट अगर आपको, लेट्स से आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको कहा गया कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर एक आर्टिकल लिखिए, तो इवन ये स्किल जो है आपको वहाँ पे भी यूज़ आ जाएगी। बट ऑफ कोर्स जब हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट की बात करते हैं तो एक स्पेशल फॉर्मेट है जिसको आपको फॉलो करना है। हम उस फॉर्मेट पे फोकस करेंगे। तो चलिए अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हियर आर सम नोट्स विच यू कुड यूज टू राइट अ रिपोर्ट। यहाँ पे डेट लिखी गई है, सो दिस इज द डेट ऑफ योर रिपोर्ट जब आप ये रिपोर्ट लिख रहे हैं। ओरिजिनल हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन अनअर्थड बाय स्टूडेंट राउडी Boynik in the University of Netherlands. Boynik researching papers belonging to an old friend of Einstein. Fingerprints of Einstein on these papers. 16-page document dated 1924. Einstein's work on his last theory, behavior of atoms at low temperature, now known as the Bose-Einstein condensation. The manuscript to be kept at Leiden University where Einstein got the Nobel Prize. So यहाँ पे आपको बेसिक फैक्ट्स लिखे गए हैं। इन फैक्ट जब भी आप कुछ इवेंट को कवर करने जा रहे हैं तो आप ऑब्वियसली सब कुछ नहीं लिखेंगे, बिकॉज दोज आर फिलर्स। तो आप नोट्स लिखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे किसी फंक्शन को आपको रिपोर्ट करना है तो आप वहाँ जाएंगे, आप बोलेंगे ये गेस्ट आए थे। अगर लेट्स से मैरिज फंक्शन है उसको रिपोर्ट करना, तो आप बोलेंगे ब्राइड एंड ग्रूम ने इस कलर का कपड़ा पहना था। आपने यहाँ पे नोट कर लिया। फिर आप कहेंगे किन लोगों ने स्पीच दी या वहाँ पे खाने में क्या क्या मेन्यू था। तो आप पूरा नहीं लिखेंगे कि देयर वाज दिस, सिंपली आप लिखेंगे फूड कैसा आपको लगा, टेस्टी अच्छा लगा। आप शायद कुछ डिस्क्राइब करेंगे कि वहाँ पे ये था स्टॉल्स में। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज विद दिस सिंपल एग्जांपल कि आप जो है सब कुछ नहीं लिखेंगे, सेंटेंसेस, कंप्लीट सेंटेंसेस फॉर्म नहीं करेंगे, बट आप जो है कुछ important facts के notes बनाएंगे। तो this is nothing but notes. Write a report which has 4 paragraphs, one each on what was unearthed, who unearthed it and when, what the document contained, where will it be kept. So आपके लिए बहुत सिंपल कर दिया गया है। इनफैक्ट ये भी एक स्किल होती है कि कैसे आप न्यूज़पेपर आर्टिकल के पैराग्राफ्स को फॉर्म करें, बट यहाँ पे आपका काम ईजी कर दिया गया है। आपको बोला गया है कि 4 पैराग्राफ्स होने चाहिए एंड उसमें आपको क्या बताना है कि क्या अनर्थ किया गया है। अनर्थ करना यानी क्या चीज़ खोज निकालना, क्या चीज़ फाइंड समथिंग। एंड नॉर्मली अनर्थ करना मतलब होता है कि अगर आपने कुछ डिगिंग की, कोई चीज़ फॉर एग्जांपल मेहनत करके आपने खोद के निकाली है, उसका सेंस ये। बट यहाँ पे ऑब्वियसली इसका मतलब होगा फाइंड समथिंग या कुछ डिस्कवर करना, लेट्स से इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, या कोई चीज़ डिस्कवर करना। सबसे पहले पैराग्राफ में आपको लिखना है कि क्या अनर्थ किया गया था, क्या डिस्कवर किया गया था, किसने किया, कब किया, उस डॉक्यूमेंट में क्या था, एंड अब उसे कहाँ रखा जाएगा। एंड सारी डिटेल्स ऑब्वियसली यहाँ पे आपको जस्ट अच्छे से लेजिबल वे में एक इन सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। नाउ बिफोर वी गो इनटू द एक्चुअल रिपोर्ट, दिस इज द फॉर्मेट। सो नॉर्मली जब भी आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखते हैं तो हेडलाइन जो है एक एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी रिपोर्ट का, बिकॉज देयर वुड बी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स जो कि यूजर के सामने पड़ा होगा, एंड जिसकी हेडलाइन अच्छे से लिखी गई हो, जिसको हम कहते हैं कि कैची हो,
एंड ऐसी हो कि आपकी अटेंशन ग्रैब करे एंड एट द सेम टाइम ऑनेस्ट हो। तो ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट वेज पीपल राइट हेडलाइंस। कभी कभी लोग ऐसे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करके लोगों को लेट्स से गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पेपर आइंस्टाइन की लिखी हुई है, क्वेश्चन मार्क। एंड देन जब आप उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ऐसा कुछ भी अनर्थ नहीं हुआ है, सब कुछ बकवास था, आपका टाइम वेस्ट हो गया। सो दिस इज़ समथिंग लाइक आज के यूट्यूब की लैंग्वेज में हम कहते हैं क्लिक बेट करना, कि इतना अच्छा थंबनेल बना दिया जाता है, इतना ज़्यादा कैची थंबनेल बना दिया जाता है, लेकिन जब आप उसको क्लिक करके वीडियो देखते हो तो आपको पता लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो गया। ये आज के ज़माने से नहीं, पहले से हुआ जा रहा है, जहाँ पे हेडलाइन पे लोग बहुत फोकस करते हैं कि कैसे मार्केट किया जाए आपके आर्टिकल को। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको थोड़ी सी मेहनत हेडलाइन में भी करनी होती है ताकि वो इनफ कैची हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ पाए, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी ऑनेस्ट। एंड ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग योर ओन पर्सनल वैल्यूज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो डजेंट मैटर, आपको बस लोगों का क्लिक चाहिए, या जैसे फॉर एग्जांपल आप डिजिटल एज की ओर जा रहे हैं तो आपके हेडलाइन पे लोग क्लिक करेंगे तब आपका आर्टिकल लेट्स से किसी ऑनलाइन पेज पे खुलेगा, वेबसाइट पे खुलेगा। तो आप ऑनेस्ट रहना चाहते हैं एट द सेम टाइम कैची के साथ साथ, ये आपका अपना आपका पर्सनल डिसीजन है। ऑफ कोर्स मैं तो यही बोलूँगा, वी शुड नेवर डू क्लिक बेट, बट वी शुड एट द सेम टाइम वर्क ऑन हैविंग अ कैची हेडलाइन। तो ये एक स्किल है कि बहुत अच्छे लोग जो अच्छा लिखते हैं वो इस स्किल को डेवलप नहीं कर पाते, तो क्या होता है उनका आर्टिकल कोई पढ़ता नहीं। तो आप कितना भी अच्छा आर्टिकल लिख ले, कोई पढ़ेगा नहीं तो क्या मतलब है उसका। तो मैं हेडलाइन पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ, इतना समय आपको इतना दे रहा हूँ कि दिस इज समथिंग आप स्ट्रगल करेंगे अपनी पूरी ज़िंदगी, कि कैसे आपको सेल करना है। अपना कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, लेकिन कैसे आप उसको सेल करें, वो हेडलाइन से सेल होती है। देन यहाँ पे एक बाय लाइन होती है। बाय लाइन में आप लिखते हैं कि बाय होम, जो भी ऑथर है इसका आर्टिकल का, तो यहाँ पे आपका नाम आएगा। देन यहाँ पे नॉर्मली प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग आती है, अगर प्लेस रेलेवेंट नहीं है तो आप ना लिखें। तो डेट हमेशा आती है आर्टिकल की। नाउ डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी मैं कुछ न्यूज़ आर्टिकल पढ़ता हूँ, स्पेशली ऐसे टॉपिक्स की जो सालों से चली आ रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मन है कि मैं थोड़ा सा अयोध्या मंदिर के बारे में क्या क्या चल रहा है उसको पढ़ूँ, लेट्स से फार्मर्स की सिचुएशन कैसी है कंट्री में उसके बारे में पढ़ूँ, जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या होता है कि आपके पास प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत कुछ हो रही है और बहुत कुछ आउटडेटेड आर्टिकल्स भी निकल के आ जाते हैं। तो अनटिल ऑब्जर्व करें कि क्या डेट है, आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं सही और लेटेस्ट चीज पढ़ रहा हूँ या मैं कोई पुरानी चीज जो आउटडेटेड हो चुकी है वो पढ़ रहा हूँ। इसलिए एज एन ऑथर आपको डेट भी डालना होता है ताकि आप बताएं कि ये कब लिखी गई आर्टिकल। एंड एज अ रीडर दिस ऑल्सो गिव्स यू एन आइडिया कि आप कितनी पुराने न्यूज़ पढ़ रहे हैं। देन इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में एक इंट्रोड्यूसिंग पैराग्राफ होता है। इस इंट्रोड्यूसिंग पैराग्राफ का मेन काम ये होता है कि वो हेडलाइन को काइंड ऑफ डिस्क्राइब करता है, कि हेडलाइन पढ़ के अगर कोई इंट्रोड्यूसिंग पैराग्राफ पढ़े तो एटलीस्ट रीडर को पता चल जाए कि मेरे साथ क्लिक बेट नहीं हुआ है, जो हेडलाइन है उसी से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट मुझे मिलेगा। देन बॉडी में आप थोड़ा उसको एक्सपांड करते हैं, थोड़ा और कंटेंट भरते हैं, एंड देन कंक्लूजन में आप कंक्लूड करते हैं। सो कंक्लूजन जरूरी नहीं है कि हर जगह हो। जैसे इस पर्टिकुलर केस में आप एक इवेंट रिपोर्ट करें, इसमें कंक्लूजन होना जरूरी नहीं है, बट इनफैक्ट अगर आप किसी इशूज पे बात कर रहे हैं तब आप उस इशू पे आपकी क्या ओपिनियन है उसको कंक्लूड कर सकते हैं, या एंड में क्या हुआ इन सब चीज़ों इवेंट्स के बाद फाइनली क्या हुआ, उस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं। सो इस तरह से आपका कंक्लूजन हो सकता है। नॉर्मली आज की डिजिटल एज में प्लेजरिज्म जो है बहुत ज़्यादा एक इशू है। सो आजकल की डिजिटल एज में सबसे ज़्यादा इशू जो है वो है प्लेजरिज्म का। प्लेजरिज्म लेट्स से इंटेंशनल और अनइंटेंशनल दोनों हो सकता है। अनइंटेंशनल का मतलब है कि आपने कहीं से कोई चीज़ उठाई बट आपका इंटेंशन नहीं था चोरी करने का, और सेकेंड है कि इंटेंशनल है, आपने कोई चीज़ कहीं से कॉपी की एंड आप कह भी नहीं कि आपने लिखा है, तो दैट इज़ लाइक आउटराइट प्लेजरिज्म। बट एक अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म भी होता है। इन एनी केस आप पेनलाइज हो सकते हैं एंड गलत माना जाता है उसको, आपकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसलिए आप यहाँ पे सोर्स डालते हैं। सो इनफैक्ट अगर फॉर एग्जाम्पल आप जो रिपोर्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इवेंट का सोर्स कुछ और है, लेट्स से आपने एक यूट्यूब वीडियो दिया एंड यू डिसाइडेड कि आप उस वीडियो पे जो इंसिडेंट आपने देखा उसको रिपोर्ट करें, तो आप सोर्स देना ना भूलें कि www.youtube.com/ जो भी वीडियो का लिंक है, एंड देन यू हैव डिस्क्राइब टू द रीडर्स ऑल्सो कि भाई मैंने यहाँ से देख के रिपोर्टिंग की है। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो क्या प्लेजरिज्म आप नहीं कर रहे हैं, आप जिसको ओरिजिनल क्रेडिट देना चाहिए उसको मिल रही है। सेकेंडली आप ये भी बता रहे रीडर को कि अगर ये वीडियो में कुछ गड़बड़ रिपोर्टिंग है तो भाई मेरा भी रिपोर्ट गलती हुआ बिकॉज मेरा सोर्स ये है। एक होती है ग्राउंड रिपोर्टिंग, जहाँ पे आप बेसिकली एक्चुअली ग्राउंड पे जाते हैं, आपने रिपोर्टर्स को देखा होगा गाँव
गाँव में जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वो ग्राउंड पे जाके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग जिसे हम कहते हैं। तो उसमें फॉर एग्जांपल आपको सोर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी खुद की रिपोर्टिंग है, आप खुद जाके लोगों से बात करके वो चीज़ इवेंट को कैप्चर कर रहे हैं। तो प्लेजरिज्म का हमेशा ध्यान रखें, अगर आप कहीं कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सोर्स यहाँ पे लेना ना भूलें। नाउ व्हेन वी आर राइटिंग न्यूज़पेपर रिपोर्ट, हमें हमेशा पैसिव वॉइस यूज़ करनी है। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल इस काइंड ऑफ लेट्स से एक फॉर्मल वे है चीज़ों को रिपोर्ट करने का, बिकॉज पैसिव वॉइस को आप रिपोर्टेड स्पीच में आप यूज़ करते हैं, इसीलिए पैसिव वॉइस का इस्तेमाल मोस्टली रिकमेंडेड होता है। इसके डेविएशंस हो सकते हैं बट रिकमेंडेड इज पैसिव वॉइस। प्रेजेंट टेंस फॉर स्टेटमेंट्स, और अगर कोई स्टेटमेंट्स अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करें। सो नाउ वी नो कि हमें ये 4 पैराग्राफ लिखने हैं, हम ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। सो स्टूडेंट अनहर्ट्स आइंस्टाइन्स मैन्युस्क्रिप्ट, ये हमारा हो गया हेडलाइन जो कि ऑलरेडी दिया हुआ था। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप अपना नाम लिख सकते हैं बिकॉज ये आपने रिपोर्टिंग की है। देन यहाँ पे डेट आ गया जैसे लिखा गया था आपके एग्जाम्पल में। एन ओरिजिनल हैंड रिटन Albert Einstein manuscript has been unearthed at a university in the Netherlands by a student named Rowdy Boynik. So आपने बता दिया what was unearthed, मैंने obviously एक additional information यहाँ पे डाल दी कि किसने unearth किया। So little deviation जो आपको कहा गया था, it's okay, इतना चलता है। एंड आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस कि आप बता भी दें कि एक स्टूडेंट ने अनर्थ किया था, या आप ऐसे एंड कर सकते हैं बाय स्टूडेंट राउडी बॉयनिक हु इज अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ नेदरलैंड स्टम्बल्ड ऑन द डॉक्यूमेंट। तो मे बी आप राउडी बॉयनिक को अगर आप बहुत स्टिक करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर लेट्स से इंस्ट्रक्शन से, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं रॉडी बॉयनिक हु इज अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन नीदरलैंड्स स्टम्बल्ड ऑन द डॉक्यूमेंट। स्टम्बल करना यानी बाय चांस अगर आपको कोई चीज़ मिल जाए तो स्टम्बल अपॉन कहते हैं। तो स्टम्बल्ड ऑन द डॉक्यूमेंट व्हाइल ही वाज रिसर्चिंग पेपर्स बिलोंगिंग टू एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ आइंस्टाइन। तो क्या हुआ, वो आइंस्टाइन के फ्रेंड के पेपर्स को रिसर्च कर रहा था एंड उसमें उसको ये मैन्युस्क्रिप्ट मिली। द डॉक्यूमेंट इज अ 16 पेज मैन्युस्क्रिप्ट डेटेड 1924। तो ये आपने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दे दिया डॉक्यूमेंट के बारे में। देन डॉक्यूमेंट में क्या था वो इस थर्ड पैराग्राफ में लिखना है। द डॉक्यूमेंट शोज आइंस्टाइन वर्किंग ऑन हिज लास्ट थियरी अबाउट द बिहेवियर ऑफ एटम्स एट लो टेम्परेचर। इट डजंट मैटर आपको पता है नहीं पता है, ऑफ कोर्स नहीं पता होगा आपको इस 9th स्टैंडर्ड में, बट आप सिंपली छोटा सा एक पैराग्राफ लिख दें, ज़्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। दिस थियरी इज नाउ नोन एज द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। द मैन्युस्क्रिप्ट हैज अंडरगोन forensic analysis revealing Einstein's fingerprints on it which has further proven its authenticity. Now ये चीज़ अगर आप नोटिस करें, ये मैंने थोड़ा सा अपना जो डिटेक्टिव मूवीज़ हम देखते हैं और ये सब की नॉलेज उठा के मैंने एक सेंटेंस में लिख दिया। क्या लिखा है कि इसकी फॉरेंसिक एनालिसिस। फॉरेंसिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जब आप इस तरह से फिंगरप्रिंट एनालिसिस करते हैं तो आपने एक फैंसी टर्म भी वहाँ पे डाल दिया। एंड नॉर्मली अब आपको थोड़ा सा डीपली समझना है कि वो फैक्ट जो लिखा है, जिसने जो भी नोट्स लिख रहा है, लेट्स से जिसके भी नोट्स आप पढ़े हैं, उसने क्यों लिखा है कि वहाँ पे आइंस्टाइन के फिंगरप्रिंट मिले हैं। आइंस्टाइन का फिंगरप्रिंट मिलना उस मैन्युस्क्रिप्ट पे क्या दर्शाता है, ऑफ कोर्स उसकी ऑथेंटिसिटी की, उसकी ओरिजिनलिटी को दर्शाता है। नाउ एक चीज़ हम यहाँ पे जो अंडरस्टूड सी चीज़ है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट है, मतलब हाथ से लिखी गई है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हैंड राइटिंग अवेलेबल है, राइट। तो अगर मान लीजिए मैं आइंस्टाइन हूँ और मैंने कुछ लिखा है तो लोग मेरी हैंड राइटिंग को पहचानते हैं, दिस इज़ ऑलरेडी वन वे टू से कि हाँ ये ऑथेंटिक है। बट ये भी हो सकता है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स हैं, हैंड राइटिंग इमिटेशन एक्सपर्ट्स हैं, लोग हैंड राइटिंग इमिटेट कर सकते हैं। लोगों ने आइंस्टाइन की हैंड राइटिंग स्टडी करके इमिटेट की और एक मैन्युस्क्रिप्ट जो है वहाँ जाके प्लांट कर दी और लोगों को इसको मिला एंड लोग बोले अरे देखो आइंस्टाइन का मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया। तो इट इज़ नॉट फुल प्रूफ। तो आपने क्या किया, फिंगरप्रिंट फोरेंसिक एनालिसिस की, फिंगरप्रिंट एनालिसिस की, वहाँ पे आइंस्टाइन का फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेट करता है फर्दर कि ये एक्चुअली में आइंस्टाइन ने ही लिखी है। तो ये जो मैंने है ये मेरे एक जनरल कॉमन सेंस जो हमें पता है, हम मूवीज़ देख के और वॉट एवर डॉक्यूमेंट्रीज देख के जो हमें समझ है, ये मैंने ऐड कर दी। ये ऐड करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड ये आपका थोड़ा सा फ्लेयर भी दिखाता है कि हाँ आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी है। बट अगर आप सिंपली लिखते कि मैन्युस्क्रिप्ट हैड आइंस्टाइन्स फिंगरप्रिंट ऑन इट, दैट वाज आल्सो फाइन। बट अगर आपने ये लिख दिया तो टीचर को भी समझ में आएगा कि ये बंदा थोड़ा समझता है, ये बंदा या बंदी समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका फर्दर इम्प्लीकेशन क्या है। एंड दिस इज योर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, जिसको हम बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि आपने कुछ पढ़ा तो सही लेकिन उसको कितना आप समझें, कितना डीपली समझ रहे हैं कि उसका क्या इम्प्लीकेशन है। सो दैट इज ये इस तरह से आप शो कर सकते हैं। दिस इज लाइक शोइंग ऑफ कि हाँ देखो मुझे इतना पता है। इट इज़ अ रेयर मैन्युस्क्रिप्ट एंड अ वैल्यूएबल पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एंड साइंटिफिक कम्युनिटी। नाउ दिस इज अगेन जो मैंने एडिशनली लिखा है जो नोट्स में नहीं था। ऑफ कोर्स अगर आइंस्टाइन
कि कोई मैन्युस्क्रिप्ट 100 साल के बाद मिल रही है तो इट इज़ रेयर मैन्युस्क्रिप्ट। आइंस्टाइन इज़ अ लेजेंडरी ह्यूमन बीइंग, उसकी जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो रेयर होगी। अगर हमें न्यूटन की अगर कोई नई ऐसी मिल जाए तो वो तो अल्ट्रा रेयर हो जाएगी। सो रेयर है, एंड कोई चीज़ रेयर वो वैल्यूएबल भी होती है। तो मैंने एक्चुअली एक ही चीज़ को दो तरीके से कहा, लेकिन मैं जब दूसरी चीज़ मैं बोल रहा हूँ इट इज़ रेयर एंड वैल्यूएबल तो ये काइंड ऑफ हो जाएगा मीनिंगलेस रिपीटिशन। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज़ रेयर एंड वैल्यूएबल पार्ट है किसके लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, क्योंकि आइंस्टाइन इज पार्ट ऑफ आवर मॉडर्न हिस्ट्री एंड साइंटिफिक कम्युनिटी। बिकॉज ये मैन्युस्क्रिप्ट किसके बारे में बात करता है, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेशन के बारे में बात करता है, तो साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए भी वैल्यूएबल पार्ट हो गई। तो ये आपने थोड़ा सा समझ के एज अगेन जैसे मैंने आपको कहा कॉम्प्रीहेंशन करके ये आपने ऐड कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी ऐड करने से कोई रोक नहीं रहा है। ये एक फ्लेवर लाता है, आपका पर्सनल टच लाता है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। इट इज हेंस डिसाइडेड टू कीप इट इन लेडन यूनिवर्सिटी वेयर आइंस्टाइन रिसीव्ड हिज नोबेल प्राइज। सो मैंने बोल दिया, इसीलिए डिसाइड किया गया कि इसको लेडन यूनिवर्सिटी में रखा जाएगा जहाँ पे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला। इनफैक्ट आप ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं, व्हाट बेटर प्लेस टू कीप दिस मैन्युस्क्रिप्ट सेफली other than the place where he received his Nobel Prize, that is Leiden University. तो ये एक अलग तरीके से क्लोज करना हुआ इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को। सो इट्स अप टू यू, बी फील फ्री, दिस इज जस्ट गाइड कि आपको किस तरह से रिपोर्ट लिखना है। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज डिक्टेशन। डिक्टेशन का मतलब क्या होता है कि कोई नरेट कर रहा है, कोई चीज़ें बोल रहा है एंड आपको उसको सुनना है, सो दैट इज़ योर लिसनिंग स्किल, एंड आपको उस चीज़ को वापस रिप्रोड्यूस करना है लिख के। तो योर टीचर विल डिक्टेट दिस पैराग्राफ्स टू यू, राइट डाउन द पैराग्राफ्स विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। तो अगर आपके स्कूल में ये चीज़ें नहीं करी जा रही है तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ये एक्चुअली होना चाहिए। तो इन केस अगर आपके टीचर आप इसे करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, देन आप यू कैन प्रॉब्ली स्किप दिस पार्ट। बट लेट्स से आपके टीचर ये नहीं करवा रहे हैं तो व्हाट यू कैन डू नाउ इज़ आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक कॉपी और पेंसिल या पेन लेके आइए, एंड मैं अभी आपको डिक्टेट करूँगा ये दो पैराग्राफ्स, एंड उस पैराग्राफ को आपको स्क्रीन को साइड में रख के सिर्फ ऑडियो सुनना है। आप इसको लिखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट चला गया तो वीडियो पॉज कर दीजिए बीच में, एंड आपका मेन फोकस क्या रहना चाहिए कि आप जो सुन रहे हैं उसको सही तरीके से लिखें, स्पेलिंग से ही लिखें, बट मोर देन स्पेलिंग आपको करेक्ट वे में पंक्चुएट करना है इस पैराग्राफ को। तो लेट्स स्टार्ट। आई विल स्टार्ट विद पैराग्राफ 1। In 1931, Charlie Chaplin invited Albert Einstein, who was visiting Hollywood, to a private screening of his new film City Lights. As the two men drove into town together, passerby waved and cheered. Chaplin turned to his guest and explained, "The people are applauding you because none of them understands you, and applauding me because everybody understands me." सो आई होप आपने ये पैराग्राफ लिख लिया होगा। इन केस अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लगा, अगर मैंने बहुत थोड़ा सा रश कर दिया, तो उसका रीज़न ये भी है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा स्लो हो जाऊँ तो जो पंक्चुएशन की मीनिंग है, जैसे कॉमा के बाद जो पॉज है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, या आप समझ में नहीं आता कि कहाँ कॉमा है कहाँ फुल स्टॉप है। तो उस सेंस में उस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा स्लो चला सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में, सो दैट आपको लिखने में आसानी हो। सो नाउ मैं इस पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट करूँगा। One of Einstein's colleagues asked him for his telephone number one day. Einstein reached for a telephone directory and looked it up. "You don't remember your own number?" the man asked, startled. "No," Einstein answered. "Why should I memorize something I can so easily get from a book?" In fact, Einstein claimed never to memorize anything which could be looked up in less than 2 minutes. सो आई होप आपने सुना होगा, आपने पूरी कोशिश की होगी लिखने की, एंड आपने पंक्चुएट भी सही से किया होगा। आप चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी पंक्चुएटेड पैराग्राफ्स हैं ये। नाउ आपको शायद इस जगह कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये ब्रैकेट क्यों आया, ये पैरेंथेसिस क्यों आया। सो ये जो पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स होते हैं नॉर्मली एंड ऑफ द सेंटेंसेस या एंड ऑफ द पैराग्राफ्स में नहीं, ज़रूरी नहीं हो, बीच में भी हो सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप एक स्टोरी पढ़ रहे हैं या कोई एक इंसिडेंट पढ़ रहे हैं, एंड अगर आप रीडर को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल जब भी हम बातें करते हैं और अगर हम किसी के बारे में हम कुछ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि लेट्स से XYZ एक पर्सन है
उन्होंने सारे सामान खरीदे, अपना बैग पैक किया, फिर उन्होंने ट्रेन पकड़ी, एकदम लास्ट मोमेंट पे उनको ट्रेन मिली। एंड देन फिर आपने बोला बाय द वे उसी दिन जो है ट्रेन सही टाइम पे चली थी, नॉर्मली ट्रेन लेट ही निकलती है उस स्टेशन से। तो ये जो आपने एडिशनल फैक्ट दिया दैट इज अवे फ्रॉम द स्टोरी। आप क्या ऐड करना चाह रहे थे कि शायद ये जो पर्सन है ये सोच के गया होगा कि ट्रेन जो है थोड़ी लेट निकलेगी, इसीलिए उसकी ट्रेन छूटते छूटते बच गई। तो आपने ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब हमें बताई, हम रीडर्स को बताई, तो आप इन चीज़ों को ब्रैकेट में लिखते हैं कि ये जो है मेरी मेन स्टोरी या नरेशन का पार्ट नहीं है, मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक एडिशनल फैक्ट दे रहा हूँ। थोड़ा सा पॉज लेके एक काइंड ऑफ इंटरप्शन होता है ये। तो इसलिए जो है ऐसे इंटरप्शन को थोड़ा जज करना मुश्किल हो सकता है, बट नॉर्मली अगर आप इस पैराग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पे आइंस्टाइन बता रहे थे कि मैं क्यों इस चीज़ को मेमोराइज़ करूँ जो मुझे आसानी से मिल जाएगा। तो फिर आप क्या बता रहे हो, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आइंस्टाइन के बारे में बता रहे हो, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि ये जो ऑथर है जिन्होंने पैराग्राफ लिखा है वो मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एंड यहाँ पे इसलिए ब्रैकेट आना चाहिए, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो को पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पर क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस टेक्स्ट बुक के अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।